हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स डेली। अंजुम शर्मा मेरा नाम है और आज हम लोग उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंट्रोवर्सी को इन दो शख्स की वजह से चर्चा में आई है। ये दो शख्स बहुत जाने माने चेहरे हैं, अपने समय के बहुत दिग्गज हैं। एक हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, फॉर्मर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, और दूसरी हैं एक बहुत ही सम्मानित और बहुत ही आला दर्जे की गायिका, सिंगर, जिनका नाम है संध्या मुखर्जी या संध्या मुखोपाध्याय, इनको जानते हैं इस नाम से। इन दोनों ने पद्म अवार्ड रिफ्यूज कर दिए हैं। इन्हें मिला था पद्मश्री। संध्या मुखर्जी को 90 इयर्स की एज है और उन्होंने कहा कि ये उनकी इंसल्ट है कि उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण के लिए नॉमिनेट नॉमिनेट एज इन कि उनको पद्म भूषण के लिए उनको उनका नाम था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में पता ही नहीं था। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ये नीति रही है कि वो कभी अवार्ड्स जो स्टेट देते हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। अब सवाल है कि क्या प्रायर कंसेंट नहीं लिया जाता अवार्ड देने से पहले? जैसे भारत रत्न में या बाकी अवार्ड्स में कई जगह पर ऐसा होता है कि प्रायर कंसेंट लिया जाता है। क्या प्रायर कंसेंट नहीं लिया जाता पद्म अवार्ड्स और बाकी भारत रत्न अवार्ड में? तो होता है या नहीं, इसी पर आज हम लोग देखेंगे। और कितनी तरह के पद्म अवार्ड्स होते हैं और कितने नंबर्स होते हैं, अगर क्योंकि 120 नंबर एक है कि इससे ऊपर अवार्ड्स नहीं दे सकते, तो फिर इस साल 128 अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स क्यों अनाउंस हुए, जब बोला यह जाता है कि 120 से ज्यादा अवार्ड्स आप एक साल में नहीं दे सकते? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब पद्म अवार्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फिर ऐसा क्यों है कि 128 अवार्ड्स इस साल अनाउंस किए गए? तो क्या आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सवालों के जवाब आज हम लोग देने लेने वाले हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। खैर, ये देखिए, अवार्ड्स इस बार दिए गए। तीन तरह के अवार्ड्स होते हैं, आपको पता है। ये पद्म विभूषण, थर्ड मतलब सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, देन दिस इज पद्म भूषण, देन दिस इज पद्म श्री। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, देन पद्म विभूषण, देन भारत रत्न। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, देन सेकंड हाईएस्ट इज विभूषण, देन भूषण, देन श्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल रिपब्लिक डे से पहले इन्हें अनाउंस करता है। पद्म अवार्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड आफ्टर द भारत रत्न, आप जानते ही हैं। और पद्म विभूषण दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। पद्म भूषण भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर के लिए। और पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए, है ना। यानी कि आपने उल्लेखनीय काम किया है और उसकी कितनी ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा वो उल्लेखनीय है, कितना ज़्यादा वो असाधारण है, कितनी ज़्यादा वो अलग सेवा है, आपने कितना उसमें खुद को खपाया है, ये तमाम चीज़ें हैं। यानी कि देश सेवा में, डिस्टिंग्विश सर्विसेज में आप कितना ज़्यादा भागीदार रहे हैं, इस पर ये पूरा का पूरा पद्म अवार्ड दिया जाता है। अब सवाल है कि ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, है ना, दिए किन किन को जाते हैं और इनकी क्या वो लगातार दिए जाते रहे हैं या बीच में कभी ब्रेक भी हुआ है? अवॉर्डीज कौन होते हैं, यानी वो फील्ड कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सभी एक्टिविटी और डिसिप्लिन को इसमें शामिल किया गया है, इवन पब्लिक सर्विसेज इज इन्वॉल्व्ड। लेकिन एक इसमें पेंच भी है, यानी कि एक एक्सेप्शन भी इसमें शामिल है कि 1978, 79 और 1993 से 1997 के बीच में पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए ही नहीं थे। ठीक है, तो ये एक नई चीज है कि 1978, 79, देन 93, 97 यह पद्मा अवार्ड्स अनाउंस ही नहीं हुए थे। अवार्डीज कौन होते हैं? अवार्डीज होते हैं आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी इन फील्ड में जो भी डिस्टिंग्विश सर्विस देता है और डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर देता है, देन अवार्ड्स फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज देता है, उन तमाम लोगों को दिया जाता है। यानी एक केवल सेवा के लिए है, एक सेवा जिसमें उच्च ऑर्डर यानी हायर ऑर्डर की सेवा है। एक में वो सेवा तो है ही, लेकिन साथ में एक्सेप्शनल है, यानी कि वो असाधारण है। यानी आपको आम, मतलब बिल्कुल एक आम तौर पर आपको ढूंढने से वो चीज नहीं मिलती है। कभी कभी बोलते हैं ना कि वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, वैसा टैलेंट आपके
धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है, या आपके देश में वैसा दूसरा कोई टैलेंट ही नहीं है। ही इज और शी इज एन एक्सेप्शनल केस, है ना। वो एक्सेप्शनल जो है ना, वो ही है ये पद्म विभूषण में एक वर्ड जो एक्सेप्शनल लगा हुआ है, वो यही लगा हुआ है। और इन सबसे ऊपर तो खैर भारत रत्न है ही, जो कि बहुत कम लोगों को दिया जाता है, और अब तक ना इस साल दिया गया ना पिछले साल किसी को दिया गया, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि भारत रत्न की वैल्यू कितनी बड़ी है और वो किन किन लोगों को दिया जाता है। वैसे एक भारत रत्न जिनकी तबीयत इस समय सही नहीं है, शी इज लता मंगेशकर। हाउएवर शी इज रिकवरिंग नाउ, तो वी ऑल आर प्रेइंग फॉर हर कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। खैर, सो अवार्ड्स आर आल्सो गिवन फॉर द प्रोपगेशन इन इंडियन कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमंग अदर्स। नाउ ये इंस्टीट्यूट कब हुए थे, है ना। पद्म अवार्ड्स 1954 में हुए थे भारत रत्न के साथ, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम पद्मश्री पद्म भूषण नहीं था, केवल पद्म विभूषण था। और उनको 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, यानी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। पहला वर्ग यानी कि पद्मश्री, दूसरा वर्ग यानी कि पद्म भूषण, और तीसरा वर्ग यानी कि पद्म विभूषण। तो इस तरीके से इसको सब डिवाइड कर दिया था 3 कैटेगरीज में, और पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग बना दिया गया था। उसको बाद में 1955 में एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकाला गया, और उनको नाम फिर दिया गया पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इस तरीके से उनको फिर बाद में 1955 में नाम दिया गया। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण क्या शुरुआत सही नाम है जब से ये अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था, तो इंस्टीट्यूटेड नहीं, तो आपको लिखना है नो। अगर आता है कि पद्म विभूषण ही एग्जिस्ट करता था विद 3 सब कैटेगरीज, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, देन योर ऑप्शन विल बी करेक्ट कि हाँ ऐसा ही था। बाद में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के थ्रू इसको किया गया था। नाउ पर्टिकुलर्स ऑफ द अवार्ड देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें मिलता है। क्या कोई कैश प्राइज मिलता है? याद रखिएगा, अवार्डीज को कोई कैश प्राइज नहीं मिलता है, दे डू नॉट गेट एनी कैश रिवॉर्ड। एक सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक मेडल मिलता है दैट कैन बी वेयर एट पब्लिक एंड गवर्नमेंट फंक्शंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर is the Padma Awards considered as title under Article 18 of the Indian Constitution? ये देखिए, the awards are however not a conferment of title and the awardees are expected not to use them as prefix or suffix to their names. याद रखिएगा कौन सा केस है? बालाजी राघवन केस। ये देखिए, the Balaji Raghavan case versus Union of India, the Supreme Court upheld the validity of civilian honors and said that these are not titles and cannot be used as prefix or suffix to the names. If they do so, then government can withdraw in case of misuse these awards as title. ध्यान रखिएगा, टाइटल क्या होता है? जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर आपको सर, नवाब, महाराजा दिया जाता था, और आप बोलते थे कि सर ये है, सर वो है, लाइक सर गंगाराम, है ना। तो ये जितने टाइटल थे, सर विवियन रिचर्ड्स, उनको सर सर का टाइटल मिला। तो दीज आर जो जो नाइटहुड के वो टाइटल्स थे, सर जिसमें लगता था, तो नवाब, महाराजा, है ना। तो ये सब टाइटल थे, और ये डेमोक्रेसी में यूज नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये एक तरीके की हायरार्की एक बनाते हैं, और एक सीटाडल पर ले जाके आपको बिठा देते हैं, जहां से आपको लगता है कि आप ही केवल ऊंची इमारत पर बैठकर दूसरों को नीचा समझ रहे हैं। Right, so this is not a good thing in democracy. That's why article 18 stopped this, और article 18 का सब clause 1 कहता है कि no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. So article 18 is about the abolition of titles, but Bharat Ratna and Padma awards are not considered as title because they are given to the citizens for exceptional and distinguished services rendered in art, literature, science and other fields. तो याद रखिएगा इस चीज को कि आर्टिकल 18 के तहत ये नहीं आते हैं। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। द पद्मा अवार्डी कैन बी गिवन अ हायर अवार्ड ओनली आफ्टर 5 years ऑफ द कन्फर्मेंट ऑफ द अर्लियर अवार्ड। याद रखिएगा, पद्मश्री को अगर आपको पद्म भूषण देना है तो कम से कम 5 साल का गैप जरूरी है। अगर पद्म विभूषण को आपको पद्म भूषण को आपको पद्म विभूषण देना है तो 5 साल का गैप जरूरी है। इसी तरीके से भारत रत्न में भी 5 साल का गैप जरूरी है, यानी पद्म विभूषण को आपको पद्म भारत रत्न देना है तो 5 साल का गैप आपको दोनों के बीच में करना जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा मामला है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है कि कितने लोगों को एक साल में पद्मा अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक, तो यहां पर जो टर्म्स है अवार्ड करने का, उससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, यस हमने देख लिया। नाउ द टर्म्स ऑफ अवॉर्डिंग दिस पद्मा अवार्ड्स, तो एक साल में 120 अवार्ड से ज्यादा आप किसी को नहीं दे सकते हैं एक साल में, है ना। लेकिन लेकिन इस साल अगर आप ये नोटिफिकेशन इस साल का देख रहे हो जहां पर पद्म विभूषण 4 नाम है, पहले तो नाम देख लीजिए। प्रभा आत्रे बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। जिनको क्लासिकल म्यूजिक में अगर इंटरेस्ट हो तो प्लीज एक बार प्रभा आत्रे को जरूर सुनिएगा, है ना। देन दिस राधेश्याम खेमका लिटरेचर और एजुकेशन में है, पॉस्थ्यूमसली इनको मिला है। देन जनरल बिपिन रावत, वी ऑल नो, फर्स्ट सीडीएस ऑफ आवर कंट्री, पॉस्थ्यूमसली। देन कल्याण सिंह पॉस्थ्यूमसली, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने एक नेता। तो ये 3 इसमें पॉस्थ्यूमसली हैं। एक पद्म विभूषण मिसेस मिस प्रभा आत्रे, है ना। तो इनको अलग से ये दिया जा रहा है। खैर, तो ये है कि इस साल 128 पद्म अवार्ड्स यहाँ लिखा है और 2 डुओ केस है। इन केस ऑफ डुओ द अवार्ड इज काउंटेड एज वन। ये एमसीक्यू बन सकता है आपका यहाँ पर, ठीक है। यानी अगर 2 लोगों को एक साथ दिया जा रहा है, जैसे नलिनी जी और कमलिनी जी एक बहुत अच्छा क्लासिकल डांसर हैं, तो दोनों एक साथ डांस करती हैं, बहनें हैं। तो नलिनी कमलिनी उनको कहते हैं, तो उनको दिया जा रहा है। बट अवार्ड जो है वो एक ही काउंट करेगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ 120 पद्म अवार्ड्स हैं, 4 विभूषण है, 17 भूषण है और 107 पद्मश्री हैं। इसमें से 34 अवार्ड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं women, and the list also include 10%, 10 persons from the category of foreigner, NRI, PIO, OCI and 13 posthumous awardees। अब यहाँ पर लिखा है 120 अवार्ड्स और यहाँ पर लिखा है 128 अवार्ड्स, तो ऐसे कैसे हैं? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। जस्ट सेकंड, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो कहाँ है, मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्या? मैं यहाँ पर वो चीज लिखना भूल गया हूँ। तो होता क्या है ना कि यस 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 यस, हाँ 120 अवार्ड्स हैं, लेकिन जो इसमें पॉस्थ्यूमस अवार्ड्स होते हैं और जो एनआरआई और फॉरेनर्स को दिए जाते हैं वो काउंट नहीं होंगे, यानी उनको हटाकर 120 अवार्ड्स होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 10% फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। तो 10 तो 128 में से ये कम हो गए, तो कितने बचे? 118, राइट। अब 118 में से अब 13 पॉस्थ्यूमसली हटा दीजिए। अब 13 पॉस्थ्यूमस हटा देंगे तो आपके पास बचेंगे 103 अवार्ड्स। तो यानी इस साल आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच ही नहीं किया और दिए हैं 103 पद्मा अवार्ड्स। और यहाँ क्या लिखा है, नॉट मोर देन 120 अवार्ड्स यू कैन बी गिवन इन अ ईयर। लेकिन 120 में पॉस्थ्यूमस अवार्ड्स और अवार्ड्स टू एनआरआई और फॉरेनर्स काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप बच गए। यानी कि आप अगर पोस्ट्यूमस और इन सबको निकाल दें तो 120 अवार्ड्स टोटल होने चाहिए। तो ये आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि कितने अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, 120 अवार्ड्स। क्या इसमें पोस्ट्यूमस अवार्ड्स काउंट होंगे? नहीं होंगे। क्या इसमें एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, फॉरेनर्स के अवार्ड काउंट होंगे? नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, तो इस तरीके से आपने इसको ब्रीच नहीं किया, 128 में ये सब कुछ शामिल है। याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है पद्मा अवार्ड्स का कि यू कांट गिव पद्मा अवार्ड्स नॉर्मली टू पॉस्थ्यूमस पीपल, यानी मरणोपरांत आप लोगों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो हाईली डिजर्विंग केस है तो दिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं जो कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स बहुत सारे केसेस में पॉस्थ्यूमसली दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ आपको 3 दिख रहे होंगे पद्म विभूषण में। नाउ हु इज एलिजिबल फॉर पद्मा अवार्ड? हम सब लोग, जो भी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स आर एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। याद रखिएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट जो इस समय करंटली गवर्नमेंट सर्वेंट है, इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पीएसयू except doctors and scientists are not eligible for these awards. Then how राजीव महर्षि, जो कि पहले पूर्व हमारे वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, राजीव महर्षि, इस साल उनको अवार्ड मिला है, अगर आप उनके बारे में जानते हो,
है ना, और हमारे कैग भी रहे, सीएजी भी रहे, है ना, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और 13th कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो कैसे उनको मिल गया? तो वो उस टाइम पर उनको नहीं दिया गया जब वो उन पद पर नहीं थे, यानी सरकारी सेवा में नहीं थे, जब वो फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं है, तब उनको दिया दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, द गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स, अगर इस टाइम आप काम गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो ही आपको दिया जा सकता है, लेकिन आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जो एमसीक्यू के तौर पर आपको फंसा सकता है। तो इंक्लूडिंग पीएसयूज, इसमें डॉक्टर्स और साइंटिस्ट शामिल नहीं है। यानी अगर आप सरकारी संस्थान में साइंटिस्ट हैं, या आप एम्स में डॉक्टर वगैरह हैं जो कि सरकारी संस्थान है, तो आप एलिजिबल हैं, आप एक्सेप्शन आपके लिए रखा जाएगा, लेकिन बाकी सबके लिए एक्सेप्शन ये नहीं है। अवार्ड डिस्टिंक्शन होना चाहिए, यानी आपके वर्क को डिस्टिंक्शन अलग से, यानी उच्च कोटि का होना चाहिए, डिस्टिंग्विश होना चाहिए, अलग होना चाहिए, एक्सेप्शनल होना चाहिए, और सभी फील्ड में, सभी डिसिप्लिन्स में, यानी सभी सर्विसेज के हिसाब से वो कुछ अलग काम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पद्म अवार्ड क्राइटेरिया, स्पेशल सर्विसेज होनी चाहिए, लॉन्ग सर्विस नहीं। यानी ये नहीं कि आपने 30 या 36 साल अपनी सर्विस को दिए इसलिए दिया जा रहा है, नहीं, आपका करियर 2 साल का भी हो सकता है लेकिन स्पेशल हो सकता है, तो इसलिए आपको अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि वो एक्सीलेंस प्लस होना चाहिए। नाउ हु नॉमिनेट्स दिस अवार्ड? कैन आई नॉमिनेट माई सेल्फ फॉर दिस अवार्ड? यस, आई कैन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट अ पोटेंशियल रेसिपिएंट, इवन ही और शी कैन नॉमिनेट हर और हिमसेल्फ ऑल्सो। दिस इज द नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर पद्मा अवार्ड्स। आप जाएं padmaaward.gov.in पर जाके लॉग इन करें और अपने बारे में आप वहां पर बताएं, फर्स्ट और लास्ट नेम भरें, और आप चाहें तो खुद को भी वहां नॉमिनेट कर सकते हैं, या किसी और को करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपको बस क्या करना है, 800 वर्ड का एक ऐसे लिखना है जिसमें आप अपने काम के बारे में डिटेल में और पोटेंशियल अवॉर्डी के बारे में लिखें, और बताएं कि भाई ये आदमी ने ये काम किया है, या मैंने ये काम किया है ना। इवन द गवर्नमेंट ऑल्सो राइट टू द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स टू सेंड नॉमिनेशंस। ठीक है, जैसे ये पद्म विभूषण की इस साल की लिस्ट है, इसमें गुलाम नबी आजाद हैं, विक्टर बनर्जी हैं, गुरमीत बाबा है, बुद्धदेव भट्टाचार्य रिफ्यूज ही कर दिया, नटराजन चंद्रशेखरन है। देन दिस डुओ कृष्णा एला एंड श्रीमती सुचित्रा एला, ये भी डुओ हैं लेकिन काउंट होगा एक। ये ट्रेड और इंडस्ट्री के ये है। मधुर जैफरे, देवेंद्र झाझरिया, झाझरिया ही इज पैरालंपियन, हम जानते हैं इनको, है ना। राशिद खान बहुत कमाल गाते हैं, क्लासिकल संगीत बहुत अच्छा गाते हैं, इवन आपने सुना भी होगा जब भी मटका वो गाना, आओगे जब तुम वो साजना, है ना, वो राशिद खान ने ही गाया, उस्ताद राशिद खान ने, तो बहुत ही शानदार गाते हैं। राजीव महर्षि सिविल सर्विसेज के लिए दिया जा रहा है, फॉर्मर सीएजी और फिनेंस सेक्रेटरी, अभी मैंने उनके बारे में आपको बताया। सत्य नडेला, हम सब जानते हैं उनको, सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला, बहुत ही चौंकाने वाले ये तीनों नाम है, लेकिन हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं। संजय राजाराम और प्रतिभा रे कमाल की, मतलब राइटर, स्वामी सच्चिदानंद और वशिष्ठ त्रिपाठी। इनमें से कुछ को अगर आपने सुना है या देखा है, या फिर आपने पढ़ा है, या फिर आपने उनको जानते हैं, बहुत अच्छी चीज है। नहीं जानते हैं तो प्लीज उनके बारे में जानिए, सुनिए उनको, देखिए उनके काम को, है ना। नाउ हु सेलेक्ट द अवॉर्डीज? तो उनके लिए एक कमेटी बनती है, नॉमिनेशन की कमेटी बनती है पद्म अवार्ड की, जो कि सारे नॉमिनेशंस को पद्म अवार्ड कमेटी के सामने रखा जाता है। इस पद्म कमेटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्राइम मिनिस्टर हर साल करते हैं। अब इस कमेटी को हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। अब कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करता है। अब आप खुद सोचिए, अगर कैबिनेट सेक्रेटरी सरकारी सेवा में है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, और अगर किसी ने उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया, तो आप कैसे खुद को अवार्ड दे सकते हैं, राइट? तो ये एक दिक्कत है। तो इसलिए सरकारी सेवा वालों को नहीं मिलता है जब तक वो सरकारी सेवा में है। तो पद्म अवार्ड कमेटी को कौन हेड करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। आपका एमसीक्यू बन सकता है, इसमें कौन कौन और शामिल होता है? तो होम सेक्रेटरी शामिल होते हैं, बिकॉज होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। आपने ये नॉमिनेशन पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसने निकाला ना ये, तो यहाँ पर पता लग जाए कि होम सेक्रेटरी को शामिल होगा ही होगा। और चूंकि प्रेसिडेंट देते हैं, तो और कौन शामिल होगा? सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट शामिल होंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करता है, तो वो शामिल होंगे, है ना। अब 4 to 6 एमिनेंट पर्सन एज मेंबर, इसमें राजनेता वगैरह वगैरह सब लोग शामिल रहते हैं। तो वो 4 से 6 मेंबर अगर आप छोड़ दें, उनके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, तो ये 3 सेक्रेटरीज इसमें शामिल होते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी आर सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर
और उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजा जाता है अप्रूवल के लिए, ठीक है। यानी प्राइम मिनिस्टर मुहर लगा, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट जाती है और प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। यही मतलब ये सारी चीजें हैं। फाइनल लिस्ट इज देन प्रिपेयर और अनाउंस, ठीक है। नाउ इज द रेसिपिएंट कंसेंट सॉट? नो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर सीकिंग अ रिटन और फॉर्मल कंसेंट। जो इनके साथ हुआ, संध्या मुखर्जी मुखोपाध्याय और ये मुखर्जी मुखोपाध्याय एक ही होते हैं, आपको पता होगा। जैसे बंदोपाध्याय बनर्जी, मुखोपाध्याय मुखर्जी, है ना। तो ये चला आ रहा है। जैसे चट्टोपाध्याय चटर्जी, आपने सुना भी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, एक ही बात है, राइट। तो ये एक है, मतलब पहले जो बंदोपाध्याय थे, बाद में बनर्जी हुए, चट्टोपाध्याय चटर्जी हुए। मैं इस पे ये क्यों है, मैं भी इसके बारे में जानना, मतलब जानूंगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही चीजें हैं, ठीक है। जैसे हम कभी कभी ममता बनर्जी कहीं कहीं पढ़ते हैं और कहीं कहीं ममता बंदोपाध्याय पढ़ते हैं, ऐसे ही हम चट्टोपाध्याय चटर्जी में पढ़ते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हम संध्या मुखोपाध्याय, इनको कई जगह लिखा जाता है और यहाँ संध्या मुखर्जी लिखा हुआ है, इसलिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि संध्या मुखर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसको मना मना किया, और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तो ये भी कहा कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, वरना मैं पहले ही मना कर देता। इसका क्लियर मतलब है कि कंसेंट आपको पहले से नहीं लिया जाता है, कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आपका कंसेंट लिया जाए। लेकिन बिफोर द अनाउंसमेंट, मतलब ये कहते हैं कि हर हर रेसिपिएंट के पास कॉल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, कि वो उनको इन्फॉर्म करते हैं। और अगर रेसिपिएंट बोलता है कि मुझे आप लिस्ट से निकाल दीजिए, तो उनका नाम रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इधर शायद ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि रिटर्न कंसेंट तो जा ही नहीं रहा है, फॉर्मल कंसेंट तो जा ही नहीं रहा है। अब वो फोन जो है वो बहुत ही इनफॉर्मल चीज होती है, वो कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा है, तो इस पे आप कह नहीं सकते हैं कुछ भी। लेकिन हाँ, कंसेंट रिटर्न या फॉर्मल नहीं होता है, इस वजह से आपको ये केसेस सुनने को मिलते हैं। क्या पहली बार हुआ है जब दोनों ने इस तरीके से ये ठुकराया है पद्म अवार्ड? नहीं, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। सीपीआईएम के लीडर ईएमएस नंबूदरीपाद, जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला थे, उन्होंने भी हटा दिया था, बिकॉज ही वाज आल्सो फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और वहां पर कॉमरेड्स को ये एक पूरी परंपरा रही है कि वो स्टेट का अवार्ड नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि वो उनका काम है। आप काम के लिए, अपनी सेवा के लिए सम्मान नहीं ले सकते, वो आपका कर्तव्य है, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपका काम है। आप निम्न नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, राइट। हिस्टोरियन रोमिला थापर, 2 बार उनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और 2 बार उनको कहा गया, उन्होंने मना करा। उन्होंने कहा कि एकेडमिक्स यानी एकेडमिशियंस को और जर्नलिस्ट को हमेशा याद रखना चाहिए कि आप स्टेट से अवार्ड ना लें। अगर आप हिस्टोरियन हैं और एकेडमिशियन हैं, और अगर आप स्टेट से अवार्ड ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, और आप उस सरकार के प्रति अपने आप को अपने झुका हुआ पाएंगे, है ना। कि अगर आप लेफ्टिस्ट राइटर हैं और कांग्रेस सरकार आपको दे रही है, तो एक छवि जाती है एक आम जनता के मन में कि इन्होंने जो इतिहास लिखा होगा वो उस सरकार के नजरिए से ही लिखा होगा, इसीलिए उनको सम्मान मिल रहा है। जबकि एक शिक्षक को, एक एकेडमिशियन को, एक राइटर को हमेशा तटस्थ, यानी कि हमेशा एक ऐसा अपने पाठकों तक, अपने छात्रों तक ऐसे दिखना चाहिए कि वो देश के हित में काम कर रहा है, वो समाज के हित में काम कर रहा है, वो शिक्षा के हित में काम कर रहा है, किसी सरकार के हित में काम नहीं कर रहा है। तो रोमिला थापर ने इसको 2 बार ठुकराया। एस सुब्रमण्यम, निखिल चक्रवर्ती, ये दोनों भी जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी यही बात की कि जर्नलिस्ट को अपना काम करना चाहिए, उसको स्टेट से सम्मान नहीं लेना चाहिए, है ना। जब सरकार सम्मान दे तो आपको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आप अपने लिए नहीं, सरकार के लिए लॉयल दिखाई देंगे। प्लेबैक सिंगर एस जानकी, उन्होंने भी इसको टर्न डाउन किया था। इनका कहना था कि ये 90 ईयर्स की हैं और अब इनको पद्मश्री दिया जा रहा है। ये बहुत ही इंसल्ट वाली बात है कि 8 दशकों से, ये 70 साल से ये गा रही हैं, 70-80 साल से, बचपन से। और जो इनका ऑरा है, जो इनका स्टेचर है इस टाइम बंगाली मूवीज में या बंगाली संगीत में, तो वो इस लेवल का है कि पद्मश्री बहुत, मतलब एक तरीके से इंसल्ट करने वाली बात इनको लगी, तो इन्होंने ये बात कही, और जो कि ठीक है भी। नव भारत रत्न के बारे में 18(1) के तहत ये टाइटल नहीं आता, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी कि कंसेंट नहीं चाहिए, कैसे सिलेक्ट करती है कमिटी, कौन कौन कमिटी को हेड करता है, कौन कौन होता है उस कमिटी में, कौन नॉमिनेट करता है, कौन एलिजिबल होता है, 120 अवार्ड से ज्यादा अगर दिए जाते हैं तो क्या उसकी कंडीशन है,
किस किस को शामिल नहीं किया जाता है 120 में, और पोस्टह्यूमसली मिलता है या नहीं, इसके बारे में हमने बात की। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग किसको कहते थे, कब और किसके नोटिफिकेशन से इसको पद्मश्री, भूषण और विभूषण कहा गया, क्या इसमें कैश अवार्ड होता है या नहीं होता है, ये हमने सारी बातें की, और कब कब ये नहीं दिया गया था। तो ये सारी जानकारी थी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के बारे में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई और आपके मन में इस अवार्ड को लेके बात हो तो प्लीज वो भी अपनी राय भी जरूर जाहिर कीजिएगा कि क्या कंसेंट जरूरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मेरा आपसे आज का सवाल है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।